हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 8 ग्रेविटेशन का नया टॉपिक। अगर आपने इससे पहले की वीडियो अगर आपसे मिस हो चुकी है जिसमें हमने कैपलर्स लॉ पढ़ा था, तो वो वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एज नेम इंडिकेट्स यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या होता है कि ऐसा लॉ जो पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। आप किसी प्लैनेट पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, अर्थ पे भी किसी भी जगह चले जाओ, तो ये जो लॉ है वो हर जगह पर एप्लीकेबल है। तो ये जो लॉ है ये किसने दिया था? ये इसैक न्यूटन ने दिया था। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, everybody in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. सुना लग रहा है? 9th में भी पढ़ा हुआ है हमने, है ना। क्या कहता है इसके अकॉर्डिंग? ये क्या है कि मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मान लो मास है m1 और इसका मान लो मास है m2, ठीक है। और इनका जो डिस्टेंस है ना आपस में, मान लो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है d। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डिस्टेंस है वो फ्रॉम देयर सेंटर्स है, फ्रॉम देयर सेंटर्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिया, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो इनके सेंटर्स का डिस्टेंस है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हमारे यूनिवर्स में ऐसे दो ऑब्जेक्ट हैं, वो क्या करते हैं, उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, वो एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे को। वो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के। और यही फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय d स्क्वायर। तो ये कहता था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स के अंदर आपस में एक दूसरे को किस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके स्क्वायर के डिस्टेंस के, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं इसका नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, तो मान लो एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, ये भी तो यूनिवर्स में ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपस में ये दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं? जो इसका मास है, जो इसका मास है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दो, तो उतने फोर्स से वो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा कि हाँ जी, अगर ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आपस में ऐसे जा क्यों नहीं रहे, एक दूसरे के पास क्यों नहीं जा रहे, ये फिर ऐसे दूर दूर क्यों पड़े हुए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सोचिए, हमारे यूनिवर्स में अर्थ भी तो है ना। तो अब देखो, अगर हमारे यूनिवर्स में अर्थ है, तो अगर इन दोनों को मैं छोड़ दूं, इसका और अर्थ के साथ कनेक्शन देखूं, तो m1 m2 यानी कि इसका मास और अर्थ का मास, हम अर्थ पे रह रहे हैं, हमारे लिए अर्थ से ज़्यादा हैवी कोई और ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना। सिर्फ अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो इसीलिए सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ हैं, क्योंकि वहाँ पे एक जो मास है वो किसका है? अर्थ का है, जिसकी वजह से जो फोर्स होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो मैंने दो छोटे छोटे मैग्नेट रखे हुए हैं और एक बहुत बड़ा मैग्नेट नीचे की तरफ रखा हुआ है। मान लो एक बहुत बड़ा मैग्नेट नीचे है और मान लो ये दो छोटे छोटे मैग्नेट यहाँ पे है। अब मैं इन दोनों को अपने एक दूसरे को छोड़ देती हूँ, तो ये छोड़ने के बजाय, आपस में जाने के बजाय, वो नीचे यहाँ पे बड़े वाले मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, आपस में तो नहीं अट्रैक्ट होंगे। वही बात हो गई, ये दो पेन मान लो और ये अर्थ मान लो, तो ये आपस में अट्रैक्ट होने की बजाय वो कहाँ अट्रैक्ट होंगे? टूवर्ड्स द अर्थ, बिकॉज उसका जो मास है वो क्या है? वो ज्यादा है, जिसकी वजह से जो फोर्स होता है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ रखा है, जैसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं वहां हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ कांस्टेंट लगेगा कैपिटल G, बाकी सारी टर्म एज इट इज m1 m2 divided by d square. Now what is capital G? Capital G is constant here and is called universal gravitational constant. Universal G is universal gravitational constant, ठीक है। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, बट बैक टू द लॉ।
अब ये जो लॉ था ना, ये कैसे दिमाग में आया उनके कि हाँ जी ऐसे ही दो ऑब्जेक्ट होंगे जिनके बीच का जो फोर्स होगा वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा और जो उनका डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखो, दो मासेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, प्लस कर दो, माइनस कर दो, है ना, डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो। अब डिवाइड तो नहीं करेंगे हम इसको, माइनस भी नहीं कर सकते हैं, तो प्लस का मतलब क्या होगा कि इन दोनों को प्लस कर दो, दोनों का प्लस नहीं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहती है ना वो मल्टीप्लिकेशन रहती है किसी भी चीज़ का अगर हमें रिजल्ट निकालना होता है। दैट इज़ अप टू साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। वो जो कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलस के वो बहुत बड़े महारथी थे, तो कैलकुलस के लॉज के अकॉर्डिंग उन्होंने इन दोनों के बीच का क्या निकाल दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया। ठीक है, कैलकुलस के ही लॉज के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर दिया, इनके डिवाइड कर दिया इसके बीच का डिस्टेंस। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस डिवाइड करना है, डिस्टेंस का स्क्वायर आना चाहिए, डिस्टेंस का क्यूब आना चाहिए, डिस्टेंस की पावर 4 आनी चाहिए, क्या आना चाहिए, दिक्कत यहाँ आ रही थी। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने यहाँ पर स्क्वायर लगाया था। बाकी सारी कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो सारी उनको कैलकुलस बहुत अच्छे से आता था, वो उन्होंने लगा दिया। दिक्कत सिर्फ यहाँ आ रही थी कि स्क्वायर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पावर आनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, छोटी सी और कैलकुलेशन करी और वहाँ से पता चला कि यहाँ पर ये स्क्वायर आना चाहिए। वो क्या कैलकुलेशन थी वो एक बार डिस्कस करते हैं। तो उस कैलकुलेशन के लिए उन्होंने माना कि हाँ जी हमारी यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे जो है मून है। ठीक है, तो जो मून है वो कैसे घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से घूम रहा है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा भाई एक तो अर्थ की खुद की कोई ना कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, कि वो कैसे उसको अपनी तरफ कोई चीज़ों को खींचता है, दैट इज जी। ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू पता होती है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ये चीज़ होती है ना, कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, पास में कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो उसको कितनी ग्रेविटी से अपनी तरफ खींचेगा, वो ये चीज़ होती है, राइट। अब उन्होंने सोचा कि मैं ना ऐसे ही एक्सेलरेशन निकालता हूँ मून की, कि मून किस एक्सेलरेशन से इसके आसपास घूम रहा होता है। तो किस एक्सेलरेशन से घूम रहा है, अगर वो ऐसे इस तरीके से घूम रहा है तो कौन सी एक्सेलरेशन होती है, हमने पढ़ा हुआ फोर्थ चैप्टर में, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है वो, है ना। जब कोई भी एक चीज दूसरी चीज के चारों तरफ ऐसे राउंड लगा रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो उन्होंने सोचा मैं इन दोनों को ना कंपेयर करके देखता हूँ। तो कंपेयर करने के लिए हमें ये निकालनी थी, ये तो नोन थी। अब ये क्या होती है, इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है, दैट इज v²/r। ठीक है, v²/r क्या होता है कि कितनी वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और r क्या होता है कि उनके बीच का कितना डिस्टेंस है। ठीक है, ये चीज होगी, रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं इनके बीच का ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये हो गया r। तो अब क्या था, अब हमें r पता था कि r का क्या मतलब होता है, कि ऑन एन एवरेज मून और अर्थ आपस में एक दूसरे से कितनी दूर हैं। तो r ऑलरेडी नोन था, दैट इज 3.84 into 10⁻⁸ मीटर्स। तो ये था r हमें जो पता था। ठीक है, उसके बाद निकालनी थी v मतलब कि ये जो मून है कितनी वेलोसिटी से इसकी चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो हमें पता था कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, यानी कि कितनी स्पीड भी आप बोल सकते हो उसको। तो वो क्या होता है, एक तरीके से सर्कुलर पाथ ले रहा है, तो वो क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया, 2πr/t। ठीक है, तो यही होता है ना डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस 2πr और डिवाइड में t, और ये r कैपिटल लिया हुआ तो यही r आएगा, कैपिटल r आएगा, यही होना चाहिए ना पूरा का पूरा। ठीक है, ओके। तो अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज थी, अब हमारे पास 2 की वैल्यू है, पाई की भी वैल्यू है, r की भी वैल्यू ऑलरेडी पता थी हमें,
ठीक है। और नीचे टी क्या होता है, टाइम पीरियड, यानी कि जो मून है वो पूरा का पूरा अर्थ का चक्कर कितने टाइम में लगाता है वो भी नोन था। टाइम पीरियड जो था वो कितना था, 27.3 डेज। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए सब मीटर्स में है तो टाइम सेकंड्स में आना चाहिए था, तो इसको भी सेकंड्स में लाने के लिए मल्टीप्लाई किया गया। एंड एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं वो लिया गया, कितने होते हैं, 86400 सेकंड्स। ठीक है, जैसे कि 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, वही 24 आवर्स हो गए। तो 24 से इसको मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा यहाँ पे लिया गया कि कितने सेकंड्स में उसको पूरा का पूरा चक्कर लगाया है मून ने अर्थ का। तो ये पूरा टाइम पीरियड आ गया, वो यहाँ पे लिख दिया, 27.3 इंटू 86400 सेकेंड्स। ठीक है, इस पूरे को कैलकुलेट करके तो जो वेलोसिटी या जो स्पीड आई कि कितनी स्पीड से जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है वो है 1.02 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये भी आ गया, तो यहाँ से AC निकालिए, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो 1.02 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड में R 3.84 इंटू 10⁸। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आई ये आई आपके पास 2.72 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आई। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास आई। अब हमने इसको कंपेयर किया इसके साथ, तो आप देख सकते हो कि ये कितनी छोटी है और ये वैल्यू कितनी बड़ी है ना। यहाँ पे 10⁻³ है और यहाँ पे नॉर्मल है। सो यहाँ से हमें पता चला कि AC इज वेरी वेरी लेस देन ग्रेविटी, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वेरी वेरी लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर भी इसको कंपेयर किया गया, यानी कि इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की गई और यहाँ पे वैल्यू पुट की गई। और यहाँ से जब हम कैलकुलेट किया गया ये आया 1/3600, दैट कैन बी रिटन एज 1/60 का स्क्वायर। और फिर उसको लगा भाई, न्यूटन को लगा भाई थोड़ा थोड़ा ना फैमिलियर सा लग रहा है, ये 60 कहाँ देखा हुआ है। जब उन्होंने देखा कि 60 का स्क्वायर है तो उन्हें लगा ये कुछ फैमिलियर है। देन उनके दिमाग में आया भाई ये तो मैंने पढ़ रखा है, ये ऑलरेडी मैंने नोटिस कर रखा है। अब ये क्या होता है, ये होता है रेडियस ऑफ अर्थ और ये होता है R, ये वाला। ठीक है, अगर रेडियस ऑफ अर्थ देखा जाए और ये इनके बीच का डिस्टेंस देखा जाए और उनको कंपेयर किया जाए तो 1/60 आता है। तो यहाँ पर 60 का स्क्वायर आ रहा था। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्हें लगा कि भाई जो न्यूटन ये जो लॉ है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा, लेकिन जो डिवाइड होगा उनके रेडियस का स्क्वायर डिवाइड होगा। वहां से पता चला तो इट विल बी D स्क्वायर। ठीक है, उनके बीच के डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो अब ये एक्सपेरिमेंट तो हो गया पूरा का पूरा कि y D स्क्वायर। ठीक है, अब बैक टू अवर लॉ, दैट इज F इक्वल टू G m1 m2 बाई D स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट G की। G क्या होता है? Now G is universal gravitational constant। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो न्यूटन जी थे उन्होंने क्या किया, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई D स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला दे दिया। उन्होंने कहा कि जब कभी भी हम ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना उनके बीच का फोर्स है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों के मासेस का प्रोडक्ट करेंगे, उनके डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन साथ में एक कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी वो अभी तक उन्होंने नहीं निकाली थी। उन्होंने बता दिया सिर्फ और सिर्फ G है, कोई एक कांस्टेंट लगेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू उन्होंने नहीं निकाली थी, लेकिन इसी फॉर्मूले से हमने इसकी क्या निकाली थी, उन्होंने इसके SI यूनिट निकाली थी, इसके डायमेंशंस निकाली थी, इतना तो निकाल ही लिया था। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
क्या मिलेगा, G इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर बाई m1 एंड m2। तो अगर हम इसकी SI यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या निकलेगी SI यूनिट। देखो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की क्या लेते हैं, मीटर स्क्वायर लेते हैं, है ना। नीचे क्या है, मासेस, तो ये हो गया kg एंड kg। ठीक है, तो G की SI यूनिट क्या बनी, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। तो ये हो जाएगी SI यूनिट ऑफ G। यहां से G की SI यूनिट निकाल ली। ठीक है, और यहां से हम डायमेंशंस भी निकाल सकते थे। तो डायमेंशंस के लिए क्या किया गया, अब इसी फॉर्मूले में बाकी सबकी डायमेंशन पुट कर देते हैं। तो G की डायमेंशन के लिए सबसे पहले फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt माइनस 2। डिस्टेंस की क्या होती है, l स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, m इंटू m। ठीक है, एक m से एक m खत्म, ये ऊपर चला जाएगा, m माइनस 1, l और 2, ये हो गया l का क्यूब और ये हो गया t माइनस 2। तो इस तरीके से डायमेंशन भी निकाल ली। अब उन्होंने कहा भाई मेरे को एक डेफिनेशन भी देनी है, तो मैं एक डेफिनेशन भी दूंगा, जी की डेफिनेशन क्या होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जी की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर दो मासेस हैं, एक 1 kg का ले लो, दूसरा भी 1 kg का ले लो, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर रख दो। तो सब कुछ यहाँ पे 1 रखो, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 इंटू 1, क्या बचेगा, G इज इक्वल टू F, यही बनेगा। ठीक है, कि फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, G के इक्वल हो जाएगा। बस सबको 1 यूनिटरी लेकर सबको 1 पुट करके इन्होंने इसको एक तरीके से डिफाइन कर दिया था, दैट्स इट। इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, सिर्फ एक डेफिनेशन के लिए उन्होंने सबको यूनिटरी मान लिया, 1 1 1 मान लिया और उसको डिफाइन कर दिया। कैसे डिफाइन करेंगे कि द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1 kg each and placed 1 meter apart। तो अगर मैं यहाँ पर F इक्वल टू D 1 का स्क्वायर कर देती हूँ, 1 इंटू 1 कर देती हूँ, क्या बनेगा, G इक्वल्स टू F। यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल है जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम 1 kg का मास लेते हैं और उनको हम 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं। तो सिर्फ उसकी एक डेफिनेशन दे दी गई, इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बताई न्यूटन ने। इस लॉ के 100 ईयर्स के बाद जाकर इस G की वैल्यू पता चली और वो निकाली गई अनदर साइंटिस्ट कॉल्ड कैवेंडिश। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कैवेंडिश ने, और उस एक्सपेरिमेंट से G की वैल्यू निकल के आई जो आज भी हम पढ़ते हैं। तो ये G की वैल्यू इस लॉ के कम से कम 100 साल के बाद निकाली गई थी। तो वो क्या एक्सपेरिमेंट था, लेट अस डिस्कस। तो कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लॉन्ग वायर ली, ठीक है, और यहाँ पर एक वेटलेस रोड ले ली, और इस रोड के साइड पर उन्होंने क्या किया, 2 स्मॉल लेड स्फीयर्स लगा दी, 2 स्मॉल लेड स्फीयर्स, लेट इट बी A एंड लेट इट बी B। ठीक है, और वो किस तरीके से घूम सकते थे, वो ऐसे घूम सकते थे, यानी कि इस पूरे रोटेशन पे ऐसे वो घूम सकते थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इस पोजीशन को ना एक तरीके से फिक्स कर दिया, पूरी तरीके से फिक्स कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, अब बहुत बड़े 2 लेड शॉट्स लिए और एक को प्लेस कर दिया इस साइड और एक को प्लेस कर दिया इस साइड। ठीक है, तो S1 एंड S2, तो यानी कि 2 अब लेड शॉट्स लिए बहुत बड़े बड़े और उनको इनके पाथ पर ऐसे फिक्स कर दिया। अब हमने क्या किया था, पहले तो इसको हमने क्या कर दिया, एकदम स्टेशनरी बना दिया था, यानी कि ये रुक गई थी और ऐसे के ऐसे ही खड़ी हुई थी, राइट। और अब जब ये खड़ी हुई थी तो हमने इसके पाथ पे, ऐसे सर्कुलर पाथ पे 2 लेड शॉट्स रख दिए थे बड़े बड़े, आप देख सकते होगे इनके साइज के कंपैरिजन में ये बहुत बड़े हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये छोटा है तो इधर की तरफ आएगा। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये छोटा है तो इधर की तरफ जाएगा। इस तरीके से ये ऐसे घूम जाएंगे।
ठीक है। ड्यूरिंग दिस मोशन, जब ये घूम रहे होंगे, घूमेंगे इस तरीके से, पास की तरफ जाएंगे, तो हम क्या देख सकते हैं कि दोनों का यहाँ पर भी मास सेम था। इफ इट इज ma, इट इज mb, दोनों का हमने मास सेम लिया था और ये भी हमने दोनों मास सेम लिए हैं, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस भी हमने सेम रखा, यानी कि दोनों के दोनों जो है, इसका फोर्स और इसका फोर्स, दोनों का फोर्स बिल्कुल इक्वल होंगे। और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑपोजिट फोर्स होंगे। तो इसका टोटल फोर्स और इसका टोटल फोर्स सेम है, बट ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शंस नेट फोर्स क्या हो जाएगा इनके बीच का? 0। ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से नेट फोर्स क्या हो जाएगा? इसका और इसका टोटल नेट फोर्स इज 0, ठीक है। अब नेट फोर्स 0 है, लेकिन वो घूमा तो है, लेकिन घूमा है जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो गया? एक तरीके से टॉर्क क्रिएट हो गया। टॉर्क क्या होता है? जब हमारी कोई एक लीनियर चीज के ऊपर फोर्स ऐसे ना लगकर ऐसे घूमने वाला लग जाता है फोर्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात बताऊं तो घूमने वाला फोर्स लग जाता है, उसे हम बोल देते हैं टॉर्क। और वो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू जो जिस लेंथ पे वो लग रहा होता है टॉर्क, वो होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल स्टडी आप +2 में करेंगे। अभी के लिए मेरे को सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना था, जिस वजह से मैं आपको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट करके एक्सप्लेन कर रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि यहाँ का फोर्स इधर डायरेक्शन, यहाँ का फोर्स इस डायरेक्शन में, तो जिसकी वजह से नेट फोर्स तो हो गया 0, बट ये घूमने की वजह से एक टॉर्क क्रिएट हो गया, ठीक है। तो टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू जिस लेंथ पे वो घूम रहा है, मान लो ये AB जो लेंथ है वो L मान लो, ठीक है। तो AB लेंथ L है, तो ये हो गया FL। और फोर्स क्या होता है? किसी एक का फोर्स ले लो, ठीक है। हमें पता है कि दोनों का MA = MB, दोनों का फोर्स जो मास था वो बिल्कुल सेम था। इन बड़े बड़े M का भी, जो इसका M1 और इसका M2 मान लो, इन दोनों का भी मास क्या था? बिल्कुल सेम था। तो क्या होता है? G, एक का मास मल्टीप्लाई दूसरे का मास और उनके बीच का डिस्टेंस। तो मान लो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D मान लेते हैं, तो वो हो जाएगा D का स्क्वायर इंटू L। तो ये तो हो गया टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ये तो इसकी बात हो गई। अब घूमी क्या? ये स्ट्रिंग भी तो घूमी है इस तरीके से, ठीक है, वो भी अपने तरीके से रोटेट हुई है, यानी कि एक रिस्टोरिंग फोर्स भी आ चुका है। रिस्टोरिंग फोर्स या फिर कहें रिस्टोरिंग टॉर्क भी आ चुका है। अब रिस्टोरिंग टॉर्क का मतलब क्या है? जब स्ट्रिंग घूमती है तो वापस भी तो आती है। जैसे कि आप एक स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स बनती है, जिसकी वजह से वो वापस आ जाता है। इसी तरीके से जब स्ट्रिंग घूमेगी तो उसमें भी एक रिस्टोरिंग टॉर्क बनेगा, जिसकी वजह से वो वापस आ जाएगी। तो हम सिंपल लैंग्वेज में रिस्टोरिंग टॉर्क ऐसे बोल सकते हैं कि वो टॉर्क यानी कि एक तरीके से ये घुमा है और कितने एंगल पे घुमा है। तो मान लो ये यहाँ से इस डायरेक्शन में आ गया, तो मान लो ये थीटा एंगल पे घूम गया है, तो ये तो हो गया एक तो नॉर्मल टॉर्क, घूमने की वजह से जो फोर्स लगा है, इनटू कितने एंगल से घुमा है, तो ये हो गया एक तरीके से रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखो, जितना ये घूम रही है उतना ये घूमा, यानी कि दोनों ने सेम टॉर्क लगाया। कैन वी राइट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। यहीं पर ही ऐसे घूमे दोनों के दोनों, यानी कि दोनों क्या हो गए? बिल्कुल इक्वल हो गए। तो हम लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जब दोनों फोर्सेस, दोनों टॉर्क इक्वल हो गए तो क्या हुआ? हम लिख सकते हैं Gmm/d² इंटू L इक्वल्स टू टॉर्क इंटू थीटा, ठीक है। अब G को यहाँ छोड़ के बाकी सारी टर्म्स लेफ्ट में ले जाओ, क्या बच जाएगा आपके पास? टॉर्क थीटा d² ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में mml। अब इसमें यहाँ ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड पे टॉर्क हमें पता है कितने फोर्स से वो घुमा है, कितने एंगल से घुमा है वो भी हमें पता है, कितने डिस्टेंस पे है ये भी हमें पता है, दोनों बॉल्स का मास हमें पता है, और जो L है कि कितनी लेंथ पे वो दोनों एक दूसरे से हैं वो भी हमें पता है। यानी कि 6 के 6 क्वांटिटीज हमें राइट हैंड साइड पे पता है। इन सभी की वैल्यूज पुट करी
और g की वैल्यू निकल के आई आपके पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसकी ऐसे यूनिट तो पहले ही निकाली थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। तो इस मेथड से उन्होंने g की प्रॉपर ये वैल्यू निकाली एंड यू कैन सी कि ये वैल्यू कितनी छोटी है, -11, कितनी छोटी वैल्यू है ये। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इतना कम फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपस में नहीं आएंगे, बजाय कि आपस में आने के बजाय वो कहाँ जाएंगे, अर्थ की तरफ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पर ज्यादा फोर्स लग रहा है ड्यू टू ज्यादा मास। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू। और ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, विच मीन्स कि ये वैल्यू कहीं चले जाओ, किसी स्टार पे, किसी प्लैनेट पे, मून पे, अर्थ पे, कहीं चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, ये जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ये वैल्यू हमेशा हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हमने पढ़ लिया जी की वैल्यू, हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है कि किस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर मतलब कि एक तरीके से हम मैग्नीट्यूड की तो बात कर ही रहे थे, अब इस फॉर्म में इसकी डायरेक्शन भी आ जाएगी। ठीक है, तो मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट ये रहा, कोई ऑब्जेक्ट ये रहा, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हमें क्या देखना है, फोर्स देखना है, राइट। अब हमें पता है कि ये कौन सा फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि इधर इस साइड लग रहा होगा और यहाँ के लिए फोर्स इधर लग रहा होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये मास m1 हो गया, ये मास हो गया इसका m2, राइट। ओके, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम r डिस्टेंस है, लेट इट बी r। ठीक है, ओके, तो अब यहां पर क्या होगा, मैं यहां पे निकालूंगी फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए बाय ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, अगर सिर्फ मैं इसकी बात करती हूँ कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए बाय ऑब्जेक्ट बी, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ड्यू टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लिखो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए बाय ऑब्जेक्ट बी, ए बी की बजाय आप यहाँ पे 1 लिख लो, 2 लिख लो। ठीक है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 बाय ऑब्जेक्ट 2, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 बाय ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू, कैसे फॉर्मूला लिखते हैं हम, जी, एक तो हाँ सबसे पहली बात वेक्टर है तो हम यहाँ पे लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे। ठीक है, जी m1 m2 मासेस आर स्केलर, तो वहां लगाने की नीड नहीं है आपको। ठीक है, डिवाइड में उनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज r का स्क्वायर। ऑल्सो आपको पता है कि r भी क्या होता है, उनके जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसके लिए भी यहाँ पे वेक्टर लगाने की नीड नहीं है। ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ तो फोर्स के लिए तो यहाँ पे हमने वेक्टर लगा दिया, हमें पता है कि इक्वल टू का साइन है, अगर ये वेक्टर है तो यहाँ पर भी वेक्टर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास डायरेक्शन मेंशन होनी चाहिए, यानी कि फोर्स लग रहा है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये बताना चाहिए कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। हमें पता है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो कैन आई राइट इट एज, इसकी डायरेक्शन बता सकती हूँ, आर फोर्स बाय 2 ऑन 1, यानी कि 2 से 1 की तरफ लग रहा है ना, 2 से 1 की तरफ लग रहा है, ये हम कह सकते हैं। और ये हो जाएगा कैप, यानी कि डायरेक्शन है, यानी कि 2 से 1 की तरफ ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। क्लियर होगी ये बात। ऑल्सो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव, और साथ में लगा देंगे R21 कैप। तो यहाँ ये लगा दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, एक तरीके से पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन का मतलब हम बता रहे हैं इसकी पोजीशन इससे, तो पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 कितनी दूर है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, 2 से 1 कितनी दूर है, ये इधर हो गया, और यहाँ के लिए क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लगेगा। क्यों, क्योंकि जो फोर्स है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। पोजीशन वेक्टर हम कहाँ से तारी है कि ये इससे कितनी दूर है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया R21, ये क्या हो गया F12 कि फोर्स ऑन 1 by 2, ये क्या हो गया पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 2 to 1।
तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से तो हमने क्या लगा दिया, फोर्स के लिए जगह नेगेटिव लगा दिया। सिमिलरली हम इसके लिए भी लिख सकते हैं, F21 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब इसके लिए हमें क्या बतानी पड़ेगी, पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो इसके लिए पोजीशन हम क्या लिखेंगे, R12 की पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, कि ये 2 जो है वो 1 से कितनी दूर है, ये हो जाएगा R12। और फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यानी कि इधर हो गया R12 और ये जो है यहाँ की तरफ खींचा जा रहा है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, 2 1 हो गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम यहाँ क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, एक तरीके से वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। तो अब आपको लग रहा होगा कि देखने से ये तो फॉर्मूला ही चेंज हो गया है ना, बट ये फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है। आप यहाँ पर हमने सिर्फ ये कैप का मतलब क्या होता है कि हमने सिर्फ एक डायरेक्शन पुट करी है इन ऑर्डर टू मेक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पर भी वेक्टर है, यहाँ पर भी हमें क्या पुट करनी चाहिए थी, डायरेक्शन पुट करनी चाहिए थी, दैट्स वाई। अब अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड लेती हूँ ना तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला फिर से वही आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगी ना तो फॉर्मूला घूम के यही आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज वेक्टर, ठीक है, एंड डिवाइड में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये चीज होती है। इस तरीके से लिखेंगे। अगर मैं इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट करती हूँ और सारे का वेक्टर सारे का मैग्नीट्यूड लेती हूँ, तो सबसे पहले तो मैं इसकी वैल्यू पुट करती हूँ यहाँ पे। डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड है तो ये r एक और हो जाएगा, ये हो जाएगा r³ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों को ले लेती हूँ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं पूरा का पूरा। जब इसका पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस को चाहे हटा ही दें क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, तो Gm1 m2 यहाँ फिर से r हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो अब 1 2 या 2 1 क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अब हमें डायरेक्शन से तो मतलब नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ये भी हो जाएगा r, नीचे यहाँ r स्क्वायर इंटू r है तो r³ हो गया, एक r से एक r कैंसिल, स्क्वायर बच गया, क्या बचा, Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो हमें फिर से वही फॉर्मूला मिल गया। सो दिस इज जस्ट अ वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ पर वेक्टर है तो यहाँ पर भी हमारे पास डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर्स को कंपेयर करेंगे तो R21 जो है वो इसके R12 के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस R12 हो जाएगा। सिमिलरली फोर्सेस को अगर हम देखते हैं तो फोर्सेस भी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो F12 विल बी नेगेटिव ऑफ F21। तो इस तरीके से पोजीशन वेक्टर भी एक दूसरे के नेगेटिव एंड फोर्स भी जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है आप लोगों का, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। वन मोर थिंग, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और दोनों के दोनों अगर अट्रैक्ट होते हैं तो वो दोनों के दोनों कहाँ, किस तरफ डायरेक्टेड है, टूवर्ड्स सेंटर डायरेक्टेड है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। तो ये एक तरीके से आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। तो आप यहाँ पर लिख कर ये बता सकते हो कि दोनों के दोनों फोर्सेज जो हैं वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। तो ये तो हो गए वेक्टर फॉर्म। अब अगर मान लो ये दो ना होकर बहुत सारे हों, मान लो कि यहाँ पे कोई एक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई सेकेंड ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई थर्ड ऑब्जेक्ट है, यहाँ मान लो कोई फोर्थ ऑब्जेक्ट है। मैं कहती हूँ कि भाई इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इसके और इसकी वजह से, तो वहाँ हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपके पास आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो क्या होता है, लेट अस डिस्कस। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है कि मान लो आपके पास ये एक पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल है, और ये मान लो सेकंड पार्टिकल है, ये मान लो थर्ड पार्टिकल है, ये मान लो फोर्थ पार्टिकल है। मुझे निकालना है इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स
ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस। तो यहाँ पर अप्लाई होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जो कहता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस एक्ट्स इंडिपेंडेंटली एंड अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। यानी कि इसके ऊपर जो मैं फोर्स इसका साथ निकालूंगी ना, तो इन दोनों का जो फोर्स रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा और अनइन्फ्लुएंस्ड रहेगा बाय दीज टू। यानी कि मैंने यहाँ पे ये एक रखा है, यहाँ ये एक रखा है, यहाँ ये एक और रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं कहती हूँ इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इसकी वजह से और इसकी वजह से, तो मुझे बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स टोटल इसके ऊपर कितना लग रहा है। अब ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि ये इसकी वजह से जब आप इसके ऊपर फोर्स निकालोगे ना वो एक अलग रहेगा, इसकी वजह से जो आप एक फोर्स निकालोगे ना वो एक अलग रहेगा। जब आप इन दोनों की वजह से फोर्स निकाल रहे होगे उस टाइम पर इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। मान लो ये टीचर है, ये दो स्टूडेंट्स हैं, जब ये बात कर रहा है तो ये बीच में नहीं बोलेगा, जब ये दोनों बात कर रहे हैं तो ये बीच में नहीं बोलेगा। सेम जब इन दोनों के बीच में हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसका अंदर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जब इन दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसका बीच में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जब हम टोटल निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का जो फोर्स आया, इन दोनों का जो फोर्स है उनका वेक्टर सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। तो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम इसको, मैथमेटिकली टोटल फोर्स कैसे निकलाएगा, फोर्स ऑन 1/2 प्लस फोर्स ऑन 1/3 प्लस फोर्स ऑन 1/4 एंड सो ऑन, जितने मर्जी हो जाए सबके साथ इसका अलग अलग रहेगा, राइट। तो क्या लिखा हमने इसके अंदर, क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो बॉडी के बीच में वो इंडिपेंडेंटली रहता है और इन्फ्लुएंस्ड रहता है बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, अगर एक के बीच में निकालना है तो। हेंस द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ मासेस इज द वेक्टर सम ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल मासेस ऑन द गिवन पार्टिकल, ठीक है। इसका अलग से, इसका अलग से, इसका, और इन सबका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल 8.2 जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। बट उससे पहले मैं एक और चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। नाउ फर्स्ट थिंग इज यू कैन टेक इट एज अ नोट। तो पहली चीज क्या होती है कि मान लो कोई एक बॉडी है, यहाँ पे बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है, और एक पॉइंट मास यहाँ पे है, पॉइंट मास यानी कि एक छोटा सा। अगर हम इन दोनों के बीच में अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो हम डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा कहाँ से लेते हैं, इस तरीके से सेंटर से लेते हैं। हम ये कंसीडर करते हैं कि इस बॉडी का जो मास है वो हम कहाँ कंसीडर कर रहे हैं, वो हम सेंटर में कंसीडर कर रहे हैं कि सारा का सारा मास सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। मास तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन क्या होता है, हम कहते हैं कि इसका और इसका जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से है, सेंटर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फर्स्ट थिंग ये चीज रहती है। सेकेंड चीज क्या कहती है कि अगर ये पॉइंट मास इसी बॉडी के कहीं बीच में है, यहाँ है, मान लो यहाँ पर है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, 0। अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यानी कि ये यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला है। डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब क्या है कि हर एक पार्टिकल हर एक जगह पर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। ये नहीं कि यहाँ पे काफी सारे पार्टिकल है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ खाली, ऐसा नहीं। तो अगर ये इस बॉडी के कहीं बीच में आता है एंड दिस बॉडी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डेंस्ड हैं, देन हम कहेंगे कि इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इनसाइड द स्फीयर वो होता है 0, ठीक है। बट ऐसा क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा इस पार्टिकल की वजह से भी लग रहा होगा, इस पार्टिकल की वजह से भी, इधर इधर हर जगह पार्टिकल की वजह से फोर्स जरूर लग रहा होगा, राइट। तो हर जगह पे जो फोर्स लग रहा है और वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से सबको हम जब प्लस करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, तो देखो नीचे वाले का फोर्स ऊपर वाले का फोर्स कैंसल आउट हो जाएगा, इधर वाले का फोर्स इधर वाले का फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। सेम यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, हर जगह से जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, उसका कैंसल आउट हो जाएगा। देन हम कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई पॉइंट मास
इस स्फीयर के अंदर होगा देन हम कहेंगे कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। और ये जो दोनों हमने केस डिस्कस किए हैं उसके अंदर ये क्या है, ये एक तरीके से शेल भी हो सकती है, ये एक स्फीयर भी हो सकता है। शेल आपको समझ में आती है, शेल क्या होता है, ठीक है, कि जो होलो स्फीयर को हम कह सकते हैं एक तरीके से शेल। स्फीयर आपको पता है एक तरीके से जो हो गई फुल फ्लेश्ड बॉल होगी, शेल क्या होगी, एक तरीके से जो अंदर से खाली है, राइट। तो ये जो नोट है यानी कि हमेशा उसका मास हम सेंटर से कंसंट्रेट कराते हैं, वो शेल के केस में भी है, स्फीयर के केस में भी है। लेकिन ये जो 0 होता है ये सिर्फ और सिर्फ शेल के केस में होता है। इफ इट इज अ शेल देन हम कह सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट मास इसके अंदर है देन हम कहेंगे कि क्या है वो, उसके ऊपर नेट जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो 0 लग रहा है। लेकिन इफ इट इज अ स्फीयर देन वो 0 नहीं होता। वो क्या होता है वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे और उसको हम प्रॉपर मैथमेटिकली सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो अभी इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर एक हमारे पास एग्जाम्पल भी है, चलिए वो करते हैं। तो एग्जाम्पल है आपके पास 8.2, 3 equal masses of mass m kg each are fixed at the vertices of a equilateral triangle ABC। तो ABC आपको एक equilateral triangle दिया गया और 3 masses जो हैं वो उसके vertices पे रखे हुए हैं, ठीक है, ये रहा m m m। What is the force acting on a mass 2m placed at the centroid G of the triangle? तो सबसे पहले इस सेंट्रॉइड पे एक मास रखा हुआ है 2m का, इसके ऊपर इन तीनों की वजह से कितना टोटल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड क्या होता है। मैथ्स में अगर हम बात करते हैं सेंट्रॉइड का मतलब होता है कि जब तीनों वर्टिसेस के मीडियंस जहाँ पे मीट करते हैं दैट इज अ सेंट्रॉइड। एंड इन एडिशन टू दिस नॉलेज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। वैसे इस चीज़ का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, मैं जस्ट आपको एक एडिशन नॉलेज दे रही हूँ, एडिशनल नॉलेज बता रही हूँ मैथ्स के लिए कि क्या होता है जब एक ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसके मीडियंस जब मीट करते हैं एक सेंटर पे मीट करते हैं दैट इज अ सेंट्रॉइड, ठीक है। बट दिस इज नॉट द सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ये क्या होता है, ये हर एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि ये 2 पार्ट यहाँ होगा, 1 पार्ट यहाँ होगा। ये होती है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी सेंट्रॉइड की जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, ठीक है। अब हमें बताना है कि यहाँ पे एक और पड़ा हुआ है मास, इसके ऊपर इन तीनों की वजह से टोटल कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, हर एक अपना अलग अलग फोर्स निकाल रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, हर एक की अलग फोर्स निकालेंगे, यहाँ का अलग फोर्स, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, और फिर तीनों को क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स ऑन G बाय A, ठीक है, और ये वेक्टर होता है तो वेक्टर लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ma/mb डिवाइड बाय d स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे एक बार ना फोर्स का फॉर्मूला लिख देती हूँ, F इक्वल्स टू G ma/mb बाय d स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। जहाँ पर ये होता है फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दीज आर द 2 मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ये क्या हो जाता है उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर G है, ma क्या है 2m, mb क्या है m, और उनके बीच का डिस्टेंस ag कितना है, ag हमें बोल रखा है ag bg और cg तीनों क्या लेने हैं, 1 मीटर लेने हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये तो था सारा का सारा मैग्नीट्यूड, स्केलर बात थी, ठीक है। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तो हम वेक्टर में ले रहे हैं, ठीक है। वेक्टर में अगर हम ले रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड में हमें स्केलर नहीं चाहिए, हमें वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें यहाँ पे एक और चीज़ देखिए क्या दे रखी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इधर टूवर्ड्स दिस वन, इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जाते हैं। तब जब हम एक ग्राफ बनाते हैं, इधर जाओ तो पॉजिटिव रहते हैं, इधर जाओ तो नेगेटिव रहता है। ऊपर की तरफ y एक्सिस की तरफ जाओ तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ y एक्सिस की तरफ जाओ तो नेगेटिव होता है, ठीक है। और हमने वेक्टर फॉर्म में क्या लिख रखा है कि x एक्सिस को हम i कैप बोल देते हैं और y एक्सिस के लिए हम यूनिट वेक्टर कौन सा लेते हैं, j कैप का लेते हैं। और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव j कैप,
ठीक है, तो ये आगे हमारे पास डायरेक्शन। अब मैं कह सकती हूँ कि दोनों तरफ जो इक्वेशन है वो हमारी बैलेंस्ड हो गई है, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली अब हम लिखते हैं सेम चीज फॉर बी के लिए। ठीक है, तो फोर्स ऑन जी बाय बी, तो लिखो जी 2m, एक का मास दूसरे का मास m, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, बीजी कितना है 1 का स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात आती है, तो डायरेक्शन की तरफ कहाँ क्या करें, अब इस डायरेक्शन का हम क्या करें, ना ये x एक्सिस की तरफ है ना ये y एक्सिस की तरफ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट्स को तोड़ना पड़ेगा। तो अगर ये एक वेक्टर है, ये इधर की तरफ आ रहा है ना, हमने पढ़ रखा है जब एक वेक्टर हमें रिजल्टेंट दिया होता है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है ना, एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ। तो इसका कैसे ब्रेक करेंगे हम इसको, हम ये रहा हमारा एक एक्स एक्सिस की तरफ और ये रहा एक हमारा वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा आपका, इसे हम कह सकते हैं जो, अगर मान लो हमें दोनों में से कौन सा एंगल हमें पता होगा, सोचिए कौन सा एंगल हमें पता होगा। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये क्या हो जाएगी, एक वर्टिकल हो जाएगी। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट मीन्स टोटल हो गया हमारा 60 डिग्री, एवरी एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, लेकिन दिस इज अ मीडियन, है ना, यानी कि जो इक्वल पार्ट्स में कट करता है। तो अगर मीडियन है तो एंगल को भी कट करेगा, तो ये हो जाएगा 30-30। तो ये हो गया पैरेलल, ये होगी ट्रांसवर्स। इफ इट इज 30 डिग्री, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो यानी कि हमें थीटा मिल चुका है। तो हम क्या करते हैं, जिस साइड हमें एंगल पता होता है वो वाली साइड की तरफ हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, याद करिए कॉस वाला कंपोनेंट लेते हैं, हमने 4th चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, तो कॉस वाला कंपोनेंट लेंगे, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा हमारे पास, एक्स एक्सिस के लिए आई कैप कॉस थीटा। अब थीटा कितना है, 30 डिग्री। ऑल्सो हम एक्स एक्सिस की ऑपोजिट के साइड जा रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव का ये कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इस साइड की बात करते हैं, ये कौन सा कंपोनेंट आएगा, नीचे की तरफ आ रहे हैं, पहली बात तो y एक्सिस में नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नेगेटिव लगेगा। y एक्सिस के लिए क्या लगता है, j कैप लगता है, और जिस साइड थीटा नहीं होता वो क्या लेते हैं हम, साइन, और थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो ये पूरी की पूरी दोनों के दोनों हो जाएंगे ये डायरेक्शन, यानी कि हमने इस रिजल्टेंट को तोड़कर ये दो हमने कंपोनेंट्स बना लिए। तब हम इस पूरे, सिर्फ जहाँ पहले सिर्फ जे कैप आया था, अब उसकी जगह पे ये इसका ये दोनों कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं माइनस आई कैप कॉस 30 डिग्री प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री। तो ये हो गई पूरी की पूरी इसकी डायरेक्शन। नाउ आई कैन से दोनों तरफ इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं, फोर्स ऑन जी बाय सी। तो अगेन फॉर्मूला वही रहेगा, मासेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, बात कहाँ आती है, सिर्फ डायरेक्शन की बात आती है। अब इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या रहेगी डायरेक्शन, इसको भी हमें तोड़ना पड़ेगा। इसका रिजल्टेंट ये आ रहा है, ये है इसका रिजल्टेंट, यहाँ से बना देते हैं, ये रहा इसका रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट है तो इसको भी हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। तो एक तो इधर जाएगा और एक नीचे की तरफ ऑलरेडी जा ही रहा है, जो इसका भी कंपोनेंट है। ठीक है, तो अगेन ये पूरा 60 है, ये 30 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाते हैं, ये पैरेलल ट्रांसवर्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, राइट। तो ये भी 30, ये भी 30। तो अब ये वाला जिस साइड हमारा एंगल होता है वो कौन सा होता है, कॉस वाला कंपोनेंट लेते हैं, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो हम क्या लेंगे, प्लस आई कैप कॉस थीटा। थीटा क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और नीचे की तरफ क्या जा रहा है, माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, तो ये भी इसका सेम कंपोनेंट हो गया। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं, दैट इज प्लस आई कैप कॉस 30 डिग्री माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री। तो ये आ गया इसके कंपोनेंट। अब हमें क्या करना है, हमें तो टोटल फोर्स चाहिए। टोटल फोर्स के लिए इन सब का क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें वेक्टर एडिशन चाहिए, तो फाइनल चाहिए हमें, रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। तो क्या होगा, तीनों का एडिशन हो जाएगा, एफ जी ए प्लस एफ जी बी प्लस एफ जी सी। सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सब में आप ये चीज़ देख रहे होगे कि ये सब चीज़ें कॉमन आ रही हैं, तो मैं बार बार लिखने की बजाय एक बार ही सब में कॉमन ले लेती हूँ मैं। ठीक है, तो जी
2m इंटू एम बाय 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 ही लगा देते हैं। आगे चलिए, इसकी जगह पे क्या आएगा, जे कैप, ठीक है। इसकी जगह पे क्या आएगा, माइनस आई कैप कॉस 30 डिग्री माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री। अब इसकी जगह पे क्या आएगा, प्लस आई कैप कॉस 30 माइनस जे कैप साइन 30, तो प्लस आई कैप कॉस 30 माइनस जे कैप साइन 30, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया, जी 2m स्क्वायर। आगे चलिए, जे कैप, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -2 जे कैप साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो जी 2m स्क्वायर जे कैप -2 जे कैप साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो यहाँ 1/2 पुट कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जे कैप माइनस जे कैप क्या बनेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, जे कैप माइनस जे कैप, तो यानी कि g2m स्क्वायर को यहाँ से क्या 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 0। यानी कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आया है इसके ऊपर वो क्या आया है, 0, यानी कि ये पार्टिकल किसी भी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। एक बात ये भी लिख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं तीनों से ही इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है, तब भी क्या हो गए, वो कैंसिल आउट हो गए। तो इसके अंदर दो चीजें बनी कि या तो कहीं भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस कैंसिल हो रहे हैं, ये तीनों तरफ इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से सारे फोर्सेस क्या हो गए हैं, कैंसिल आउट हो गए और वो पार्टिकल वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल्ड। अब ए पे अगर मैं मास डबल कर दूं, अब क्या फोर्स पड़ेगा, अब क्या करेगा, यानी कि ये जी की तरफ से तो यही फोर्स रहेगा, सी की तरफ से भी यही फोर्स लगेगा, लेकिन ए में अगर मैंने मास डबल कर दिया यानी कि m की जगह 2m कर दिया, अब क्या पड़ेगा फर्क। तो अब हम कैलकुलेशन डिफरेंट कर देते हैं। कैसे करेंगे, FGA कितना आ जाएगा, अब जब हम ए पे एट ए मास हो जाए आपका 2m, ठीक है। तो अब क्या पड़ेगा, एक तो G पे क्या पड़ा हुआ, 2m ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है, अब A पे m ना होके क्या है 2m है, डिस्टेंस तो वही है और डायरेक्शन भी वही है, दैट इज प्लस जे कैप, ठीक है। अब ये आ गया, बाकी ये दोनों सेम है। अब फिर से हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो F रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। अब क्या होगा, तीनों का अगेंस्ट सम रहेगा। अब तीनों के अगेंस्ट सम में कहाँ दिक्कत आएगी, देखो G कॉमन आएगा, 2m कॉमन आएगा, अब यहाँ 2m ना आके सिर्फ m कॉमन आएगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, G 2m m बाय 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा और साथ में जे कैप, जैसे जिस तरीके से पहले जब हम कॉमन ले रहे थे तो यहाँ पे सारा कॉमन आ गया, तो यहाँ पर जे कैप बचा था क्योंकि इसके पास सिर्फ यही क्वांटिटी थी, लेकिन अब हमारे पास यहाँ m ना होके 2m हो चुका है, तो यहाँ पे 2j कॉमन आएगा और बाकी सारी सेम टर्म्स यही, दैट इज माइनस आई कैप कॉस 30 माइनस जे कैप साइन 30, फिर प्लस आई कैप कॉस 30 एंड माइनस जे कैप साइन 30। अब इसको नॉर्मली हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा G 2m m, ये 2j कैप माइनस 2j कैप साइन 30, साइन 30 की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, जे कैप बच जाएगा, ये हो गया 2m स्क्वायर और ये आ जाएगा 2j कैप माइनस जे कैप ओनली जे कैप। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 को बाहर ले लो, Gm स्क्वायर जे कैप। तो ये नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा अगर हम A पे m हटा के क्या रख दें, 2m रख दें, तो ये आ जाएगा इसके ऊपर फोर्स, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 8.2 विच इज़ इम्पॉर्टेंट वन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर
हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होता है, इसका मास ma होता है, इसका मास mb होता है, इसका डिस्टेंस d होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ हो तो क्या होगा। ठीक है, तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।